नमस्कार। आज हम भारत के उस शानदार सफर पर चलेंगे जो 1947 की आज़ादी के बाद शुरू हुआ। ये कहानी है संघर्ष की, बदलाव की और एक ऐसे देश के उठ खड़े होने की जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद दुनिया के नक्शे पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि हम इस सफ़र में कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। ये हैं हमारे 6 अहम पड़ाव जो भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास को शक्ल देते हैं और हमें इस पूरी यात्रा को समझने में मदद करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक नए नवेले देश से। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके सामने चुनौतियां तो थीं पहाड़ जैसी, लेकिन हौसले वो आसमान छू रहे थे। भारत के जन्म के साथ ही 2 तस्वीरें सामने थीं। एक तरफ तो आज़ादी का जश्न था, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे का वो जख्म जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नींव रखी गई, हमारे संविधान की। एक ऐसा दस्तावेज जिसने वादा किया कि इस नई जमीन पर हर कोई बराबर होगा। अब देखिए, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन विरासत में क्या मिला? एक टूटी-फूटी अर्थव्यवस्था, गरीबी और अशिक्षा का अंधेरा। ऐसे में ज़ीरो से एक देश को फिर से खड़ा करना, आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा काम रहा होगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा मॉडल अपनाया जहां सरकार ही ड्राइवर सीट पर थी। मकसद साफ था, 5 वर्षीय योजनाओं के जरिए देश को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करना और आत्मनिर्भर बनाना। और दुनिया में भारत ने कहा, हम किसी खेमे में नहीं हैं, हमारी अपनी एक अलग पहचान होगी, जिसे गुट निरपेक्षता कहा गया। शुरुआती आइडियलिज्म का दौर गुजरा और फिर आया हकीकत से सामना करने का वक्त। ये वो दशक था जब भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आई। युद्ध और अंदरूनी मुश्किलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। 1962 में चीन से और फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग, इन 2 युद्धों ने भारत को जमीन पर ला दिया। ये एक तरह का रियलिटी चेक था। इसके बाद देश ने अपनी सुरक्षा और विदेश नीति में आइडियलिज्म को थोड़ा पीछे रखकर एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा था। इन बाहरी झटकों के बावजूद देश के अंदर बड़े काम भी हुए। जैसे खेती में हरित क्रांति आई, जिससे देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना। लेकिन हाँ, इसी दौरान एक और चीज हो रही थी। सत्ता धीरे धीरे एक जगह केंद्रित हो रही थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में। और इस बदलाव का असर बहुत गहरा होने वाला था। अब हम आते हैं एक ऐसे दौर में जिसकी शुरुआत तो हुई एक जबरदस्त जीत से, लेकिन जो जल्द ही भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में बदल गया। 1971 की जंग और बांग्लादेश का बनना, इसने भारत को साउथ एशिया की एक अनक्वेश्चनेबल पावर बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी जीत अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती हैं। इस जीत ने देश के अंदर एक राजनीतिक तनाव को भी हवा दी, जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाला था। देश में माहौल गर्म था, विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे। और फिर कोर्ट का एक फैसला सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गया। इसके जवाब में जो हुआ, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। 25 जून 1975, वो तारीख जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक स्याह पन्ना है। सरकार के खिलाफ उठी हर आवाज को कुचल दिया गया। हजारों की तादाद में लोगों को, नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया गया। जरा सोचिए, पूरी 21 महीने। ये वो दौर था जब लोकतंत्र को जैसे ताले में बंद कर दिया गया हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, अदालतें बेबस हो गई। देश वाकई एक बहुत ही अंधेरे दौर से गुजर रहा था। इमरजेंसी के बाद राजनीति में उथल-पुथल चलती रही। फिर आया 1990 का दशक और भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। हालत इतनी खराब थी कि देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था। इन सब ने मिलकर भारत को एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से एक नए भारत की कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये था कि आज़ादी के बाद से दशकों तक भारत में एक सिस्टम था जिसे कहते थे लाइसेंस राज। मतलब अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो पहले सरकार से ढेर सारे परमिट और लाइसेंस लेने पड़ते थे। इस लाल फीताशाही ने सच पूछिए तो देश की आर्थिक ग्रोथ पर एक ब्रेक लगा रखा था। लेकिन फिर आया 1991 और सब कुछ बदल गया। उस साल जो ऐतिहासिक आर्थिक सुधार हुए, उन्होंने इस लाइसेंस राज की कमर तोड़ दी। भारत ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल दिए और बस फिर तो देश में एक नई इकोनॉमिक एनर्जी की लहर दौड़ गई।
और ये बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं था। भारत अब दुनिया को भी एक नया संदेश दे रहा था। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो दुनिया को ये साफ साफ बता दिया कि अब वो एक न्यूक्लियर पावर है और अपने फैसले खुद लेना जानता है। चलिए अब आते हैं 21वीं सदी में। ये वो दौर है जिसने भारत की राजनीति को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सत्ता का समीकरण, राजनीतिक विमर्श, सब कुछ एक नए मोड़ पर आ गया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का उदय। जरा सोचिए, 1984 में जिस पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थीं, वो आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नाम है। ये वाकई एक जबरदस्त पॉलिटिकल शिफ्ट है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स राजनीति के इस नए दौर को बीजेपी सिस्टम का नाम देते हैं और ये पहले के कांग्रेस सिस्टम से काफी अलग है। चाहे वो विचारधारा हो, काम करने का तरीका हो या फिर फैसले लेने की प्रक्रिया, हर चीज में एक बड़ा फर्क नजर आता है। तो इस पूरे सफर को देखते हुए, इतने उतार चढ़ाव और बदलावों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? आज का भारत अपने इतिहास के एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने जो भी हासिल किया है वो अपने दम पर किया है। एक वक्त था जब हम गुलामी और गरीबी से जूझ रहे थे, और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और एक ऐसी ग्लोबल पावर हैं जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज भारत सिर्फ अपनी नहीं सोचता, बल्कि दुनिया में एक लीडिंग रोल निभा रहा है। चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो या ग्लोबल शांति की, भारत हर बड़े मंच पर अपनी बात रख रहा है और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो ये थी भारत की अब तक की कहानी, एक ऐसी कहानी जो अभी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि 140 करोड़ लोगों का ये महान देश, ये गणतंत्र, आने वाले दशकों में कौन सा रास्ता चुनेगा? भविष्य के पन्नों पर इसकी कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ वक्त ही दे सकता है।